हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आप लोग हमें डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स इस नाम से, और यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो in this context today just I am going to take one more chapter, one more topic over here, and that is associated with light. Okay, so light का जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जो लाइट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, that particular topic that is called interference. Okay, अब पहले थोड़ा सा आपको एक चीज, एक डिफरेंशिएशन बता दूं कि जो लाइट है, लाइट को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। ओके, यानी दो फिनोमिनाज विच आर एसोसिएटेड विद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, and the phenomena which are associated with wave optics are interference, diffraction and polarization. Okay, so ये जो phenomena है इसी context में हम लोग सबसे पहला phenomena जो wave optics का first phenomena है that is called interference, second phenomena diffraction of light, and the third phenomena is polarization of light. Okay, so we are just going to take with interference of the light. Okay, so just before moving to interference, what is exactly the interference? Okay, so let us first we will discuss a principle which is called principle of superposition. What is principle of superposition? When two or more wave disturbances superimpose over each other in a common region, the resultant disturbance is equal to vector sum of the individual disturbances. Light is an energy, that's why we are saying energy, we are associating it with disturbance. Okay, so what we are saying, when two or more wave disturbances, जब दो या दो से ज्यादा जो वेव्स है जब सुपर इम्पोज होती हैं और एक रिजल्ट एक किसी कॉमन रीजन के अंदर जाके और सुपर इम्पोज होती है, और उसी सुपर इम्पोजिशन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर टेकिंग दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू superposition of waves is the vector sum of the individual disturbances. Let E1 is first wave in disturbance, second E2 is second wave disturbance, E3 is the third wave disturbance. So like that, what we are saying, the resultant is the superposition or vector sum of these individual वेव डिस्टर्बेंसेस। अभी इसकी एप्लीकेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे, बट लेट अस गो विद द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। व्हेन व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट? व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी traveling in the same direction superimpose over each other, the intensity of light is redistributed in space. This phenomena is defined as interference of light. Okay, पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज हाउ वी कैन गेट अ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मींस अ सोर्स विच हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी। जिस सोर्स से जो लाइट आ रही है उस लाइट की क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सिंगल फ्रीक्वेंसी की हम लोग बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दो ऐसे कोहेरेंट सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, सेम है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज हाउ वी विल गेट दीज कोहेरेंट सोर्सेज। क्योंकि अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो यहां पर जो बेसिकली हमारे पास लाइट सोर्सेज होते हैं, कोई भी नेचर में कोई भी दो लाइट सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। सिमिलर का मतलब बिल्कुल एक जैसे कोई भी दो लाइट सोर्स लेंगे आप तो भी वो नेचर में
कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। सो हाउ यू विल गेट कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि अगर इंटरफियरेंस करना है तो इंटरफियरेंस के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका कि सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। ओके, यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। सो हाउ वी विल गेट टू सोर्सेज विच आर कोहेरेंट, तो इसके लिए एक ही सोर्स से लाइट को स्प्लिट करते हैं और दो सोर्स बनाते हैं, यानी एक सोर्स से दो सोर्स बना लेना। ओके, ये हम लोगों ये दैट इज द पार्ट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सिंगल स्लिट से, एक सोर्स से दो स्लिट्स के थ्रू आप क्या करते हैं, सिंगल लाइट को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद वहां पे दो जो लाइट सोर्सेज बनते हैं उनका सुपर इंपोज किया जाता है, उनका सुपरपोजिशन होता है, और उससे जो रिजल्टेंट आपकी लाइट वेव बनती है वो इंटरफियरेंस को शो करती है। तो हमने ये देखा कि व्हाट डू वी मीन बाय कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स अगर हमें चाहिए तो हम किस तरीके से एक सिंगल सोर्स को स्प्लिट कर लेते हैं दो सोर्सेज में, और इस तरीके से हम लोग दो सोर्सेज अचीव कर लेते हैं जिनके लिए हमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होंगी, और उनका हम लोग बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, इंटरफियरेंस करेंगे। ओके, सो सपोज आई एम सेइंग आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड टू सोर्सेस, एक सिंगल सोर्स से मैंने दो सोर्स क्या कर लिया, बना लिया। अब ये दोनों कोहेरेंट सोर्स है जो किसकी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ओके, सपोज एक S1 सोर्स है और ये P एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां से कोई भी लाइट सोर्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, यानी x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पर जाता है, P पॉइंट पे, यानी लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके P पॉइंट पे जा रही है, और S2 सोर्स से x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके बेसिकली कहां पर जा रही है, इस P पॉइंट के ऊपर जा रही है। यहां P पॉइंट पे क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, सुपर इंपोज करेंगी लाइट वेव्स, और उसकी वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग अ रिजल्टेंट वेव, हमें एक रिजल्टेंट वेव मिल रही है। तो ये जो फिनोमिना है, ये इंटरफियरेंस ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग, सपोज वी विल हैव अ टू साइनोसॉइडल फंक्शंस, वेव फंक्शंस जो है, हम साइनोसॉइडल वेव फंक्शंस लेकर चल रहे हैं। यहां पर जो वेव फंक्शंस हैं, जब वेव ट्रेवल करती है, इट इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग, लेट वी विल टेक टू वेव्स और उनकी इक्वेशन साइनोसॉइडल है, और वो साइनोसॉइडल वेव इक्वेशंस किस फॉर्म में, E1 इज इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस phi1। ओके, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, यहां पर देखिए, और दूसरा सोर्स है E2, उसकी वेव इक्वेशन E02 साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस phi2 के इक्वल होगी। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट दे हैव बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है। ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस को, रेडियन को, जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है, जहां टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होता है। सो वी आर राइटिंग 2 पाई एफ, एंड एफ इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और यहां के की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 पाई अपॉन लेमडा के क्या है, इक्वल है। सो लेमडा इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव। तो वेव की वेवलेंथ को लेमडा से यहां पे क्या किया, हमने रिप्रेजेंट किया। ओके, तो ये जो दो वेव्स जब ट्रैवल कर रही हैं, कितने डिस्टेंस के ऊपर, यहां से यहां तक ट्रैवल कर रही है और सुपर इंपोज हो रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली E can be written as sum of two waves, यानी E1 plus E2. So I can write E01 sin omega t minus kx1 plus of phi1 plus E02 sin omega t minus kx2 plus phi2. Okay, so इसको हम एलाबरेट कर सकते हैं sin A minus B के फॉर्मूले से। Okay, लेकिन इसको एलाबरेट करने से पहले इसको थोड़ा सा जस्ट आई विल टेल यू कि मैंने इसको किस तरीके से लिया है। जस्ट आई एम राइटिंग साइन ओमेगा टी, यहां से अगर माइनस कॉमन लूं तो यहां पे बचेगा kx1 माइनस phi1। सिमिलरली दूसरे में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइन ए एंड दिस इज साइन बी। ओके,
तो ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को, और बीच में माइनस है, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b के माइनस कॉस a साइन b। ओके, सो ये वाली जो वैल्यू है ये a को रिप्रेजेंट कर रही है और ये पूरी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, b को। अगर आप इस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस के एक्स वन आ जाएगा। सो ये सिमिलरली माइनस के एक्स वन और ये माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5-1। ठीक है, सिमिलरली लाइक दैट आपने इसको E02 वाले टर्म को भी आप इसी तरीके से लिखेंगे इसकी फॉर्म में। सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ऑफ फाई टू, तो वो a हो जाएगा और ये b। और फॉर्मूला अगर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे तो यहां से मैंने E01 साइन ओमेगा टी, जस्ट आई एम पुटिंग अ ब्रैकेट ओवर हियर, तो साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स वन माइनस 5-1, ओके, एंड माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स वन माइनस 5-1। तो ये साइन a माइनस बी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिब्रेट किया, एक्सपैंड किया। E02 की वैल्यू को मैंने लिखा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स टू माइनस 5-2 माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स टू माइनस 5-2। दिस इज द वे आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट E कैन बी रिटन एज, अब देखिए यहां पर E01 यहां पे अगर मल्टीप्लाई होगा, E01 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, E01 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मेरा एम ये है कि ये वाली जो टर्म है ये साइन ओमेगा टी है और यहां भी साइन ओमेगा टी है। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर साइन ओमेगा टी कॉमन लिया जाए तो इन दोनों टर्म्स में से क्या आ जाएगा, E01 कॉस के एक्स माइनस 5-1। ओके, और इधर यहां पर आपका क्या बचेगा, प्लस का E02 कॉस के एक्स टू माइनस 5-2। और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉस ओमेगा टी अगर कॉमन लिया जाए तो यहां पर ये वैल्यू बनेगी E01 साइन के एक्स वन माइनस 5-1 प्लस E02 साइन के एक्स टू माइनस 5-2 के इक्वल हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू बचेगी। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो लेट ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है E01 कॉस के एक्स माइनस 5-1 प्लस E02 कॉस के एक्स टू माइनस 5-2, इसको मैंने मैथमेटिकली a cos थीटा क्या किया, जस्ट आई हैव लेट कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, a cos थीटा के। और ये जो नीचे वाली जो वैल्यू लिखी हुई है इस इक्वेशन में E01 साइन के एक्स वन माइनस 5-1 प्लस E02 साइन के एक्स टू माइनस 5-2, दिस आई हैव रिटन एज a साइन थीटा। इस वैल्यू को a साइन थीटा लिख दिया, जस्ट अज्यूम किया। तो अगर मैं यहाँ पे इनका रिप्लेसमेंट करूं तो यहां पर इसकी जगह लिखा जाएगा a cos थीटा, तो यहां पे टर्म बनी a साइन ओमेगा टी cos थीटा और यहां पर टर्म बनी माइनस का a cos ओमेगा टी साइन थीटा। अगर a कॉमन लिया जाए तो साइन a cos b माइनस का cos a साइन b, फिर से ये फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस b का। तो आई हैव रिटन एज E इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। कौन क्या है ये जो इक्वेशन नंबर, ये थर्ड इक्वेशन पुट कर दिया, इसको इक्वेशन फोर्थ पुट किया, एंड दिस इज द इक्वेशन E इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट वेव। दो वेव्स थी E1 और E2, इनका सुपरपोजिशन हुआ और उस सुपरपोजिशन की वजह से एक रिजल्टेंट वेव मिल गई मुझे, जिसके लिए A एम्पलीट्यूड है। जैसे यहां पर E01 एम्पलीट्यूड था, यहां पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A है। ओके, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम थी, और थीटा इसका क्या है, फेज डिफरेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेव आई, बट इन दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेव जो प्रॉब्लम है वो ये है कि A इज अननोन एंड थीटा इज अननोन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एम्पलीट्यूड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। ओके, सो आई हैव इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। मेरा इंटरेस्ट
ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, ये जो इक्वेशन 3 है दिस वन, और ये जो इक्वेशन 4 है, अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो क्या बनेगा? जस्ट चेक इट आउट। यहां पे किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये वाली पूरी क्वांटिटी है, इसका स्क्वायर प्लस नीचे वाली जो ये वाली क्वांटिटी है, इसका भी मैंने यहां स्क्वायर करके लिख दिया। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए? ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी। So after this, if I'll say cos square theta plus sin square theta, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, देन आई विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और अगर इसका मैं ओपन करूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ई नॉट 1 का स्क्वायर, ओके, कॉस स्क्वायर के एक्स 1 माइनस 5 प्लस ई नॉट 2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 ओके, प्लस का ट्वाइस ऑफ ई नॉट 1 ई नॉट 2 गेटिंग, ओके, और कॉस ऑफ के एक्स 1 माइनस 5 इंटू कॉस ऑफ के एक्स 2 माइनस 5 2ab, ओके, सो दिस आई हैव रिटन 2ab, और इस वाले का अगर स्क्वायर करूं देन आई विल गेट प्लस ई नॉट 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स 1 माइनस 5 प्लस ई नॉट 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 सॉरी नॉट कॉस, दिस विल बी साइन स्क्वायर, ओके, सो ये साइन स्क्वायर होगा, ओके, एंड प्लस का ट्वाइस ऑफ ई नॉट 1 ई नॉट 2, ओके, एंड दिस वन साइन ऑफ के एक्स 1 माइनस 5 इंटू साइन ऑफ के एक्स 2 माइनस 5 सो जस्ट आई हैव एक्सपांड बाय द फॉर्म बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मैंने इसको बेसिकली एक्सपांड किया। अब आप यहां पर देखिए ई नॉट 1 स्क्वायर, यहां भी ई नॉट 1 स्क्वायर, अगर इनमें से ई नॉट 1 स्क्वायर कॉमन लूं तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी ई नॉट 1 स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर के एक्स 1 माइनस 5 के एक्स 1 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर, ओके, के एक्स 1 माइनस 5, ओके, और ऐसे ही यहां पर अगर ई नॉट 2 का स्क्वायर आई हैव टेकन कॉमन, तो यहां पर कॉस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर के एक्स 2 माइनस 5 ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, और इधर से आई विल सी व्हाट 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 कॉस ऑफ के एक्स 1 माइनस 5 के प्लस ट्वाइस ऑफ ई नॉट 1 ई नॉट 2 के, ये एक टर्म और आएगी कॉस के एक्स 1 माइनस के एक्स 2 माइनस 5 प्लस 2 ई नॉट 1 ई नॉट 2 ओके, साइन ऑफ के एक्स 1 माइनस 5 इंटू साइन ऑफ के एक्स 2 माइनस 5 ओके, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर क्या आ गए
वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1. सो आई विल गेट ई नॉट 1 का स्क्वायर प्लस ई नॉट 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से अगर ट्वाइस ऑफ ई नॉट 1 ई नॉट 2 को कॉमन लिया तो यहां पर अंदर ब्रैकेट में कॉस ऑफ के एक्स वन माइनस फाइव वन इंटू कॉस ऑफ के एक्स टू माइनस फाइव टू प्लस का साइन ऑफ के एक्स वन माइनस फाइव वन साइन ऑफ के एक्स टू माइनस फाइव टू. दिस आई विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ये मेरे पास एक वैल्यू यहां तक एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. ओके, सो व्हाट आई विल से दिस विल बी द पर्टिकुलर वैल्यू. इस अगर फॉर्मूले को मैं यहां पर देखूं देन इट विल बिकम, दिस फॉर्मूला विल बिकम cos A cos B प्लस का sin A sin B. So this will become the formula A square is equal to E naught 1 square plus E naught 2 square plus twice of E naught 1 into E naught 2, and this will become cos of K delta minus phi, K delta minus phi. Okay, cos A minus B. So this will become cos K delta minus phi. This is the value of A square. What will be the value? What do you mean by the value of delta? Delta is representing the value of x2 minus x1, and this is called path difference. This is called path difference, and phi is equal to what? This is called phi 2 minus phi 1. Okay, जो phi 1 और phi 2 है ये इनिशियल फेजेस हैं इन इक्वेशंस में. phi 1 और phi 2 इनिशियल फेजेस हैं. ओके, सो इट विल कॉल्ड फेज डिफरेंस. दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस. तो दो नई टर्म्स हमारे पास आई जिन्हें हमने क्या कहा, फेज पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. ओके, सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम सॉल्व करें, सो वाई आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्यों ली? क्योंकि मुझे जो सुपरपोजिशन हो रहा है उस सुपरपोजिशन की इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इंटेंसिटी का जो लाइट इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो इंटेंसिटी ऑफ वेव की होती है आई से. अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ये ए स्क्वायर के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड. ओके, सो आई विल से दैट आई, व्हाट विल बी द आई इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन. ओके, सो I can say I can be written as KA square. When the sign of proportionality can be removed, then there is a constant, and it can be written as A square E naught 1 का square plus E naught 2 का square plus twice of E naught 1 E naught 2 cos of K delta minus phi के इक्वल. ये मेरे पास पर्टिकुलर क्या आ गई, वैल्यू आ गई. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल से कि अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो के ई नॉट 1 का स्क्वायर प्लस के ई नॉट 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के ऑफ, आई विल से के कैन बी रिटन एज अंडर रूट टाइम्स विद ई नॉट 1 and under root times of E naught 2, and it can be written as cos of K delta minus phi. I can write this particular thing in this form. Okay, if what is this E naught 1? E naught is the amplitude of first wave. अगर E naught 1 फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है तो इसकी इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल होगी E naught 1 के स्क्वायर के. ऐसे ही E naught E2 I2 किसके प्रोपोर्शनल होगी, E naught 2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी. तो इस जो फर्स्ट वेव है इसकी इंटेंसिटी को I1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड वेव की इंटेंसिटी को I2 से रिप्रेजेंट किया. तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, I इज इक्वल टू के I1 प्लस I2
plus this can be written as twice of under root I1. This value is under root I1 into under root I2 into cos of k डेल्टा माइनस फाइव. ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? k डेल्टा माइनस फाइव के इक्वल ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी. ओके, सो व्हाट वी आर शोइंग, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है उसको किससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. थोड़ा सिंपल अगर हमें करना है सिंप्लिसिटी के लिए, लेट आई विल टेक 5 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या है? दोनों वेव्स इनिशियल फेज सेम है, दोनों का वेव्स का इनिशियल फेज सेम है. Then I will say that I can be written as I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2 cos of k delta k equal ये इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव या लाइट क्या होगी? I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos डेल्टा के इक्वल हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव डिराइव्ड कि दो वेव्स का अगर सुपरपोजिशन किया जाए तो उसका जो रिजल्ट डिराइव होके आता है इंटेंसिटी का, ये पर्टिकुलर दिस इज द रिजल्ट. अब हियर जस्ट आई वांट टू डिस्कस द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इंटरफियरेंस. ओके, डिफरेंट कंडीशंस इंटरफियरेंस की क्या होंगी? ओके, नाउ यू विल गेट, आपको ये पता चल गया क्यों ए की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर्स के, और इस वजह से हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस? अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी इंटरफियरेंस की? देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इंटरफियरेंस. ओके, द फर्स्ट कंडीशन दैट इज कॉल्ड constructive interference. Okay, and second condition that is called destructive interference. तो दो तरीके का इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या इसकी पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं? ओके, हियर आई एम टेलिंग यू दैट डेल्टा. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा वी नो दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस. यानी जो आपकी दो वेव्स चल रही है उनके पाथ के बीच में जो डिफरेंस है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? x2 माइनस x1 से रिप्रेजेंट किया. दिस इज पाथ डिफरेंस. ओके, तो जब ये पाथ डिफरेंस को लैम्डा से, अगर हम लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ, लैम्डा से एसोसिएट करें और किसी रूल के अंडर अगर इसको क्या किया जाए? एसोसिएट किया जाए, तो हमारी दो कंडीशंस बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की. तो पहले अगर मैंने ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, अगर ये लैम्डा का एक इंटीजर मल्टीपल हो, यानी एन लैम्डा क्या हो, ठीक है, एन लैम्डा के बेसिकली क्या हो? इक्वल हो, वेयर एन इज सम इंटीजर whose value is 0, 1, 2, 3 and like this. तो अगर कभी ये कंडीशन बने कि जब दो लाइट सुपर इंपोज हो रही हैं तो उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा का अगर इंटीजर मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल अगेन जैसे लैम्डा 1 रखा तो लैम्डा के इक्वल 2 रखा तो 2 लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस इस तरीके से हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा लाइक दैट. तो उस केस में बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस के डेल्टा? कॉस के डेल्टा की वैल्यू हमारे पास इस कंडीशन में हो जाएगी कॉस ऑफ के इंटू एन लैम्डा. ओके, और अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, के की वैल्यू मैंने बताया था के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. ओके, और ये वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, देन इट विल बिकम कॉस ऑफ 2 पाई एन. ओके, तो कॉस ऑफ 2 पाई एन, एन की वैल्यू 0 रखी, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1. ओके, जब 1 रखी
पहले जीरो रखी तो cos 0 की वैल्यू 1, फिर 1 रखी तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, फिर 2 रखी तो cos 4 पाई की वैल्यू भी 1। तो इस केस में cos ऑफ k डेल्टा की वैल्यू इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होगी। तो ये जो फॉर्मूला होगा इंटेंसिटी का, ये कितना बनेगा, इट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो उस केस में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये फॉर्मूला बनेगा विच कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस कंडीशन में, यानी जब n cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, जो कब पॉसिबल है, जब ये कंडीशन अप्लाई हो, यानी पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो, n लैम्डा के इक्वल हो, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इसको ही बोला जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अगर मैं ये कहूं कि दोनों सोर्सेस सेम है, यानी I1 इज इक्वल टू I2 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू I0, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग कहेंगे देन इट विल, यहां भी अंडर रूट I0 I1 इज तो अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, इट कैन बिकम ओके 2 अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर एंड इट विल बिकम 4 I0। ओके, so this is the maximum value of when the both the sources have same intensity, जब दोनों sources की intensity क्या होती है, same होती है। ओके, so this is, इस केस में जो भी लाइट होती है वो आपको क्या करती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड कंडीशन आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, इसको हम लोग देखेंगे, वी विल सी। ओके, अगर यहां पर जो पाथ डिफरेंस है, ओके, ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये n प्लस 1/2 ऑफ लैम्डा का क्या हो, लैम्डा का n प्लस 1/2 विच कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाय 2 के क्या हो, इक्वल हो। ओके, ये x2 माइनस x1 जो पाथ डिफरेंस है, जब ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के यहां पर क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कहेंगे कि cos ऑफ k डेल्टा की वैल्यू इट विल बिकम cos ऑफ k 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, और k की जगह रखा हमने cos 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल एंड इट विल इक्वल टू, तो अगर हमने वैल्यू रखी n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी तो ये cos पाई बनेगा। ओके, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी इट विल बिकम cos 3 पाई, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करी cos 5 पाई, तो cos पाई 3 पाई 5 पाई, इन सब में इस केस में इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है, यानी cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ओके, सो व्हाट वी विल से, तो अगर cos डेल्टा की वैल्यू, तो उस केस में जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम इंटेंसिटी होगी और दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ये वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू शुड बी टेकन एज I मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों सोर्सेज, ये मिनिमम वैल्यू है, अगर दोनों सोर्सेज की वैल्यू सेम है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 के इक्वल है, तो उस केस में I मिनिमम की वैल्यू इट इज इक्वल टू 0 जब दोनों सोर्सेज, अदरवाइज ये होगी अगर दोनों सोर्सेज सेम है
ओके यानी दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 के, ये क्या होगी, इक्वल होगी। ओके सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपके दोनों सोर्सेस से जब आप लाइट आती है, ओके वहां पे मिनिमम होता है, दैट इज कॉल्ड मिनिमा, यानी वहां आपको मिनिमा मिलेगा, वहां पे लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होगी, डिमिंश दिखाई देगी आपको लाइट, डार्क कलर में लाइट दिखाई देगी, यहां पर ब्राइट कलर में लाइट दिखाई देगी, क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो इफ आई विल से व्हाट विल बी द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहां पे कर्व बनाया जाए इंटेंसिटी का, ठीक है, फेज डिफरेंस के साथ कर्व बनाया जाए, तो वो कर्व किस तरीके से बनेगा, जस्ट आई एम एलोबरेटिंग दैट पर्टिकुलर कर्व ओवर हियर। ओके तो जो कर्व यहां पे बनेगा, जस्ट आई एम एलोबरेटिंग दैट पर्टिकुलर कर्व, सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफियरेंस, एनर्जी distribution in interference। okay so energy distribution interference, it is a curve जो किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे हम लोग फेज डिफरेंस लेते हैं, एंगल फेज डिफरेंस, और जस्ट हियर आई विल टेक इंटेंसिटी, आई की वैल्यू को मैं यहां पर लेकर चलूंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, सपोज मैं इसको इस तरीके से, अच्छा यहां पे फेजेस हैं तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं 0, इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल्स पे पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ओके फिर 5 पाई। ऐसे ही अगर नेगेटिव साइड में जाए तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ले सकते हैं। ओके तो मैंने यहां पे क्या कहा, कॉस 0 के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम, सपोज मैं यही वाला केस ले लेता हूं जिसमें दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, तो 0 के ऊपर कॉस 0 के पे इंटेंसिटी मैक्सिमम किसके इक्वल, 4I0 के इक्वल होगी। लेकिन कॉस पाई के ऊपर, यानी यहां पर एंगल कितना था, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, इन पे सब पे मैक्सिमम थी, और पाई के देन 3 पाई देन 5 पाई, इनके ऊपर इंटेंसिटी कितनी थी, मिनिमम। और हमारे केस में अगर हम लेके चलें दोनों सोर्सेस सेम है तो इट विल बी, तो यहां पे मैक्सिमम होगी, 0 पे मैक्सिमम लेकिन पाई पे 0, तो ये कर्व इस तरीके से आएगा, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि यहां पर ये वैल्यू मिनिमम, और फिर यहां पर ये वैल्यू फिर आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम का मतलब अगेन इट विल अप्रोच दिस पर्टिकुलर 4I0, तो फिर ये पाई से ये यहां पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फिर ये 3 पाई पे ये वैल्यू वापस से इट विल गेट डिक्रीज्ड। ओके अगेन इस वाले पॉइंट पे ये फिर 4 पाई पे इंक्रीज, फिर 5 पाई पे ये क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। ओके तो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा। इधर आएंगे तो सिमेट्री से ये यहां पर ये 0 पे जाएगी, फिर ये 2 पाई माइनस 2 पाई पे फिर ये मैक्सिमम होगी, इट विल बी मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फिर ये मिनिमम 3 पाई पे, ओके 3 पाई पे ये फिर से मिनिमम, और 4 पाई पे फिर ये वापस से मैक्सिमम। सो दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफियरेंस। ओके तो आज हम लोगों ने इंटरफियरेंस का पढ़ा। इंटरफियरेंस में सुपरपोजिशन होता है, सुपरपोजिशन से क्या रिजल्टेंट वेव आती है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव से कैसे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, उससे क्या इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से, और उस रिलेशन से हम दो कंडीशंस फाइंड आउट करते हैं इंटरफियरेंस की, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड destructive interference condition. Okay so in the next lecture we'll define with fringe widths, what are particular fringe widths. Okay so you just go through this particular lecture, इस lecture को आप
समझिए, एक बार देखिए, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इंटरफेरेंस फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।